मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपके चैनल एक नई सोच में आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट पर बात करेंगे। पहला, मुकदमे का आधार क्या होता है, CPC 11 में क्या लिखा है। तीसरा, एक ही आधार पर किए गए दो मुकदमों के बारे में दो हाई कोर्ट के 3 आदेशों की कुछ पंक्तियों के बारे में बताएंगे। चौथा, एक ही आधार पर किए गए दो मुकदमों को अलग अलग कोर्ट में चलाने का क्या परिणाम होता है। पांचवा, ऊपर की बातों को समझने के बाद ही आपको रजनीश बनाम नेहा के आदेश की बातें समझ में आएंगी। छठा, सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो में हम ये साबित करेंगे कि यदि मेंटेनेंस के मुकदमे में पत्नी एक मुकदमा करती है तो उसे ज़्यादा रुपए मिलते हैं, तथा यदि पत्नी 2 या 3 मुकदमे करती है तो उसे कम रुपए मिलते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि पत्नी हर एक्ट में भरण पोषण की मांग कर सकती है, इस बात का भी जवाब हम इस वीडियो में देंगे। अब जानते हैं मुकदमा करने के क्या आधार होता है। एक पति पत्नी जब साथ में रहते हैं, उसके बाद यदि उनमें मनमुटाव या किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उसके बाद पत्नी अपने मायके आ जाती है और दोबारा अपने ससुराल नहीं जाती है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मुकदमा करने का आधार होता है। दूसरा मुकदमा करने का आधार तब बनेगा जब पत्नी एक मुकदमा करने के बाद दोबारा पति के पास रहने जाएगी और उसका पति उसे दोबारा प्रताड़ित करेगा, तब उसके पास दूसरा मुकदमा करने का आधार होगा। भारत में पति पत्नी के बीच जितने भी मुकदमे होते हैं, उनमें से 99% में पत्नी एक बार ससुराल छोड़कर मायके आने के बाद एक मुकदमा करने के बाद दोबारा ससुराल नहीं जाती है। इसलिए उसके पास एक ही मुकदमा करने का आधार होता है। इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि आगे जब हम नए आधार की बात करेंगे तो आप समझ जाएं कि हम इसी बात के लिए वहाँ पर बात कह रहे हैं। मान लेते हैं उसके पास 125 या घरेलू हिंसा का मुकदमा करने का आधार है। अब यदि पत्नी 125 का मुकदमा करती है और उसमें घरेलू हिंसा की भी बातें लिखती है, फिर भी उसने अपनी मेंटेनेंस के लिए 125 का मुकदमा किया है, तो इसका मतलब है कि पत्नी ने स्वयं माना है कि उसके साथ घरेलू हिंसा नहीं हुई है, उसे सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है। एक पत्नी के पास 125 या घरेलू हिंसा में से किसी भी एक मुकदमे का चुनाव करने का अधिकार है। यदि उसको मेंटेनेंस के लिए प्रताड़ित किया गया है तो वो CRPC 125 में जाएगी, और यदि घरेलू हिंसा के लिए प्रताड़ित किया गया है तो उसे घरेलू हिंसा में जाना चाहिए। इसलिए 125 के बाद वह घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं कर सकती। यदि इसके साथ घरेलू हिंसा हुई है और उसे मेंटेनेंस की भी जरूरत है, तो उसे घरेलू हिंसा के साथ साथ मेंटेनेंस की भी वहाँ पर बहुत सारी राहतों के साथ साथ मिल जाती है। घरेलू हिंसा के तहत उसकी सारी राहतों के साथ साथ मेंटेनेंस की भी राहत मिलती है। जब उसे घरेलू हिंसा में मेंटेनेंस की राहत मिल गई है तो उसी आधार पर CRPC 125 में नहीं जा सकती, क्योंकि उसे मेंटेनेंस के लिए घरेलू हिंसा की धारा 20 के तहत राहत मिल सकती है। CPC 11 में लिखा है कि एक ही आधार पर दो मुकदमे नहीं हो सकते हैं, जिसे आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसकी 3 वजह हैं। पहली, मुकदमों की संख्या को रोकना। दूसरा, एक ही व्यक्ति को एक ही मुकदमे के आधार पर दूसरा मुकदमा लाने से रोकना। तीसरा, न्यायालय के आदेश को सही ठहराना। इस तरह से एक महिला को उसकी शिक्षा के लिए बनाए गए सब कानूनों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन एक ही आधार पर और एक ही राहत के लिए वह अलग अलग मुकदमा नहीं कर सकती। दूसरा मुकदमा करने के लिए उसके पास नए आधार होने चाहिए, जिसके लिए
उसे दोबारा पति के पास रहने के लिए जाना होगा। नए आधार तब बनेंगे जिसे हमने आपको पहले ही बता दिया था। यदि आपकी पत्नी ने भी CPC 11 का उल्लंघन करते हुए एक ही आधार पर भरण पोषण के कई सारे मुकदमे किए हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे इस तरह के झूठे मुकदमे करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। अब बात करते हैं माननीय हाई कोर्ट के 3 आदेशों। 27/9/2010 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेणु मित्तल बनाम अनिल मित्तल के आदेश के पैरा नंबर 4 में कहा है कि द लॉ डज नॉट वारंट दैट 2 पैरेलल कोर्ट्स शुड एजुकेट सेम इशू सेपरेटली। यानी कानून यह वारंट नहीं करता है कि 2 समानांतर अदालतों को एक ही मुद्दे पर अलग अलग फैसला सुनाना चाहिए। इस आदेश में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने CRPC 125 के बाद उन्हीं आधारों पर किए गए घरेलू हिंसा के मुकदमे को खारिज किया है। 2015 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने B प्रकाश बनाम दीपा के आदेश के पैरा नंबर 20 में कहा है, thus the respondent has approached 2 different forums with the learned Chief Judicial Magistrate Tiruchirappalli as well as the learned Judicial Magistrate number 2 Tiruchirappalli under Section 125 of the Code as well as under Section 20 of the Act on the same set of allegation and cause of action. This, in my considered view, is not legally permissible and the same would amount to clear abuse of process of court। यानी इस प्रकार प्रतिवादियों ने 2 अलग अलग मंचों अर्थात विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तिरुचिरापल्ली से संपर्क किया था, जैसा कि साथ ही साथ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 तिरुचिरापल्ली CRPC 125 के साथ साथ अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोपों और कार्यवाही के एक ही सेट पर। मेरे विचार में कानूनी रूप से यह अनुमेय नहीं है और यह कहकर न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को स्पष्ट करने के समान है। यह कहकर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने CRPC 125 के बाद उन्हीं आधारों पर किए गए घरेलू हिंसा के मुकदमे को खारिज किया है। 2018 में एक बार फिर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने S सूर्या देवी बनाम दिलीप कुमार में घरेलू हिंसा मुकदमे के बाद उन्हीं आधारों पर किए गए 125 के मुकदमे को खारिज किया है, जिसके आदेश के पैरा नंबर 5 में कहा गया है कि इट इज विद दिस ऑब्जेक्ट द सेक्शन 20 clause 1 of the Domestic Violence Act has been enacted, and by no stretch of imagination can it be said that a wife can simultaneously claim maintenance before 2 forums on the same set of action or cause of action. Under the Code of Criminal Procedure Code as well as the Domestic Violence Act, such parallel and simultaneous proceeding would not only be illegal but also would amount an abuse of process of law। यानी इसी उद्देश्य के साथ घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 क्लॉज 1 अधिनियमित की गई है और कल्पना की किसी भी हद तक यह नहीं कहा जा सकता कि एक पत्नी एक साथ 2 मंचों के समक्ष एक ही कारण के तहत कार्यवाही के एक ही सेट पर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा के साथ साथ CRPC 125 के तहत रखरखाव का दावा कर सकती है। इस तरह की समानांतर और एक साथ कार्यवाही न केवल अवैध होगी बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होगी। इसी तरह पैरा नंबर 8 में भी कहा गया है कि इफ बोथ द कोर्ट आर परमिटेड टू एजुकेट द क्लेम मेड बाय द रिस्पोंडेंट वाइफ एंड इन केस एंड अंडर ऑर्डर इज पास granting maintenance in both the cases there would be gross miscarriage of justice and the petitioner would be put to serious prejudice। यानी
यदि दोनों न्यायालय को प्रतिवादी पत्नी द्वारा किए गए दावे का न्याय निर्णय करने की अनुमति दी जाती है और यदि दोनों मामलों में भरण पोषण देने का आदेश पारित किया जाता है तो न्याय का घोर गर्भपात होगा और याचिकाकर्ता को गंभीर पूर्वाग्रह में डाल दिया जाएगा। इसी में आगे कहा है, Hence, it would be implied that the subsequent proceeding indicted by the respondent herein under the provision of section 125 CRPC required to be quashed। यानी इसलिए यह बाधा होगी कि प्रतिवादी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई बात की कार्रवाई को रद्द करने की आवश्यकता है। इसी में आगे कहा है, No objection would be caused to the respondent by quashing the proceeding since her interest has already been protected in her earlier proceeding under Domestic Violence Act। यानी प्रतिवादी को कार्रवाई रद्द करने से कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा क्योंकि घरेलू हिंसा कार्रवाई के तहत उसकी पिछली कार्रवाई में उसके हितों की पहले ही रक्षा की जा चुकी है। यह कहकर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा के बाद उन्हीं आधारों पर किए गए 125 के मुकदमे को खारिज किया है। मद्रास उच्च न्यायालय के दोनों आदेशों के बारे में हमने अपने दिनांक 30/1/2022 के 2 वीडियो में पहले ही विस्तार से बता दिया है। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, जिसे आप देख सकते हैं। इन तीनों जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें साफ नज़र आ जाएंगी। जैसे यदि 2 जगह एक ही आधार पर मुकदमा चलता है और 2 अलग अलग जज साहब 2 अलग अलग आदेश पारित करते हैं तो यह बात 100% सत्य है कि 2 में से एक जज साहब ने गलत फैसला सुनाया होगा जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा, यदि दोनों जज साहब दोनों जगह एक ही तरह के आदेश पारित करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा। एक मुकदमे पर 2 जज साहब का कीमती समय खराब करना क्या उचित है। इसके साथ ही 2 मुकदमों की वजह से कोर्ट पर मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है जिससे लोगों को न्याय मिलने में अधिक समय लगता है। कोर्ट में जज साहब पर व्यर्थ का काम का बोझ बढ़ता है। साथ ही लोगों में कानून के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है। अब रजनीश बनाम नेहा के आदेश की बात करते हैं। आदेश के शुरू में रजनीश बनाम नेहा के मुकदमे का आदेश किया गया है। बाद में एक महिला किन किन एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस ले सकती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, HMA 1956, CRPC 1973, HMA, इसी तरह घरेलू हिंसा के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद इसमें बहुत सारे लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें फैमिली कोर्ट ने माना कि हर एक्ट में पत्नी को भरण पोषण मिल सकता है क्योंकि उनका मानना था कि हर एक्ट इसीलिए बनाया गया है, इसलिए वह हर एक्ट में भरण पोषण ले सकती है। लेकिन मेरा मानना है ये सही नहीं है, इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है इस एक्ट के लिए भरण पोषण की व्यवस्था हर एक्ट में इसलिए भरण पोषण की व्यवस्था की गई है कि यदि पति पत्नी के बीच कोई भी मुकदमा चलता है तो उसे उसी एक्ट के अंतर्गत पत्नी को भरण पोषण राशि मिल जानी चाहिए, जिससे पत्नी को परेशान ना होना पड़े। यदि पत्नी भरण पोषण के लिए कोई अन्य मुकदमा करती है तो इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। न्यायालय का कार्य होता है कि परिवारों को टूटने से बचाना और मुकदमों की संख्या कम करना। साथ ही आप स्वयं विचार करें, यदि एक पत्नी को 3 अलग अलग मुकदमों में भरण पोषण राशि का आदेश हो जाता है तो क्या पत्नी सुबह 3 बार नाश्ता करेगी? पहले 125 के रुपयों का नाश्ता, फिर थोड़ी देर बाद घरेलू हिंसा से मिले भरण पोषण के रुपयों का नाश्ता, फिर HMA 24 से मिले रुपयों का नाश्ता करेगी। इसी तरह दोपहर और रात को 3-3 बार खाना खाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक कोर्ट से भरण पोषण राशि मिलने के बाद
दूसरे कोर्ट में भरणपाशी लेने का आधार क्या होगा, जबकि सीपीसी 11 के अनुसार एक ही आधार पर दो मुकदमे नहीं हो सकते। एक जगह अंतरिम भरण पोषण या भरण पोषण के अंतिम आदेश के बाद यदि दूसरे एक्ट में भरण पोषण की मांग की जाती है तो न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेते हुए उन पर न्यायालय में झूठ बोलकर राहत लेने के लिए सीआरपीसी 340 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अंतरिम भरण पोषण या भरण पोषण के अंतिम आदेश पारित होने के बाद यदि उन्हें लगता है कि उस राशि से उनका गुजारा नहीं हो सकता है तो उन्हें उसी एक्ट में अपील में जाना चाहिए, जिसका प्रावधान हर एक्ट में किया गया है। जिस प्रकार एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, उसी प्रकार एक ही आधार पर कई जगह मुकदमे चलाकर भरण पोषण राशि किस प्रकार दी जा सकती है, जबकि भरण पोषण राशि देने का मुख्य आधार पति की आय है। इसके बाद आगे कुछ और लोअर और हाई कोर्ट के आदेशों के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ कोर्ट ने भरण पोषण राशि को समायोजित करने का आदेश भी पारित किया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आदेश में सिर्फ एक ही आधार पर किए गए भरण पोषण के मुकदमों में भरण पोषण राशि दिए जाने की बात कही गई है, जबकि हमने इस वीडियो के शुरू में 3 हाई कोर्ट के आदेशों के बारे में बताया है, जिसमें एक ही आधार पर किए गए बाद वाले मुकदमे को खारिज किया गया है, जिससे मुकदमों की संख्या को कम किया जा सके, लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। उन तीनों मुकदमों में से किसी भी मुकदमे के बारे में इस आदेश में क्यों नहीं लिखा गया है? ऐसा क्यों किया गया मुझे नहीं पता। क्या माननीय न्यायालय यह चाहते हैं कि मुकदमों की संख्या कम ना हो? इस आदेश के अंत में कुछ निर्देश लिखे हैं, जिनमें ए क्लॉज 1 में लिखा है, where successive claim for maintenance are made by a party under different status, the court would consider an adjustment or set off of the amount awarded in the previous proceedings will determine whether any further amount is to be awarded in the subsequent proceeding। यानी जहां अलग अलग मुकदमों के तहत एक पार्टी द्वारा रख रखाव के लिए लगातार दावे किए जाते हैं, न्यायालय पिछली कार्यवाही में दी गई राशि के समायोजन या सेट ऑफ पर विचार करेगा, यह निर्धारित करते हुए कि क्या कोई और राशि बाद वाली कार्यवाही में प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ एक सवाल और आता है, फैमिली कोर्ट के आदेश को एक क्लास 1 या क्लास 2 मजिस्ट्रेट किस तरह से किस कानून के अंतर्गत सेट ऑफ कर सकता है? यह कानून कहाँ पर लिखा है कि एक मजिस्ट्रेट अपने से बड़ी कोर्ट के आदेश में कोई संशोधन कर सकता है? अब बात करते हैं, पत्नी यदि एक मुकदमा करेगी तो उसे ज़्यादा पैसे कैसे मिलेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर भानुमति एवं संत नागौदर जी की पीठ ने पश्चिम बंगाल के हुगली निवासी के मुकदमे में शुद्ध वेतन के 25% का गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया था। अब मान लें कि पति की आय 1 महीने में 25,000 है, जिसमें 4-5 दिन संडे के निकल जाते हैं। इस प्रकार यदि एक दिन की सैलरी 1,000 रुपये की होती है, यदि पति एक मुकदमे में एक दिन की छुट्टी करता है तो उसका नुकसान एक दिन का 1,000 रुपये, आने जाने में जो भी रुपए खर्चते हैं मान लेते 500 रुपये, वकील साहब और कोर्ट का खर्चा मिलाकर 500 रुपये, यानी कुल एक पेशी के लिए 2,000 रुपये का खर्चा होता है। इस प्रकार पत्नी को जो भरण पोषण मिलेगा 25,000 माइनस 2,000 यानी 23,000 रुपये का 25% यानी 5,750 रुपये, जिसमें से पत्नी भी मुकदमे में खर्चा करेगी आने जाने में, वकील साहब की फीस में, जिसका मान लेते हैं लगभग 250 रुपये। तो इस प्रकार पत्नी को रुपये बचे 5,500 रुपये। अब यदि पति 2 मुकदमे में आता है तो उसके खर्चे 2,000 × 2 यानी 4,000 रुपये हो जाते हैं,
पति की सैलरी में से 4,000 रुपये कम करने के बाद उसकी सैलरी 1,000 रुपये का 25% 5,250 रुपये होते हैं। पत्नी के 2 मुकदमों में खर्च 250 इंटू 2 500 रुपये, 5,250 में से 500 रुपये कम कर दें तो पत्नी को 4,750 रुपये बचेंगे। इसी प्रकार यदि पत्नी 3 मुकदमे करती है तो पति की आय में 6,000 रुपये कम होकर 19,000 उसकी आमदनी हो जाएगी, जिसका 25% होता है 4,750 रुपये। पत्नी के 3 मुकदमे में खर्च हुए 750 रुपये। इस प्रकार पत्नी को बचेंगे 4,000 रुपये। अब आप ही बताएं, पत्नी को 1 मुकदमा करने पर ज़्यादा रुपये मिलेंगे या 2 या 3 मुकदमे करने पर? इस प्रकार यह साबित होता है कि यदि पत्नी को 2 या 3 मुकदमे करने पड़ते हैं तो उसे कम रुपए मिलते हैं। जब पत्नी को ज़्यादा मुकदमे करने पर कम रुपए मिलते हैं तो माननीय न्यायालय क्यों चाहते हैं कि पत्नी ज़्यादा मुकदमा करे और पत्नी को कम रुपए मिले? इस प्रकार यदि आपको लगता है कि आप पर भी एक ही आधार पर कई मुकदमे किए गए हैं जिसमें CPC 11 में कही गई बातों का उल्लंघन होता है तथा रजनीश बनाम नेहा के आदेश में भी CPC 11 का उल्लंघन होता है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं जिससे इसमें संशोधन किया जा सके। यह आवाज़ आप सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या अपने तरीके से संवैधानिक तरीके से उठा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर द्वारा पहुंचा सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे जैसे ही हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आपको पता लग जाए।